नहीं चाहिए। पिछले उससे पहले के उदाहरण भी हमारे सामने थे। वहां पर पुलिस के बिहेवियर को लेकर के भी चर्चा होती है, हम उसको भी ध्यान देंगे। अन्य बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते ही देखते जब आयोजन हुआ उसका रिस्पांस हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। हमने देखा कि इसमें तो बड़ा पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सामने जहां पहचान का संकट है, उस राज्य के लिए अपनी ब्रांडिंग करने का, अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। और आपने 2025 के महाकुंभ के आयोजन को देखा होगा। मित्रों, 2025 का महाकुंभ हमने 2019 के अनुभव को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद उस आयोजन के रूप में हम लोगों ने कैसे उसे वैश्विक मान्यता मिल सकती है, इस रूप में हमने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं था, बृहत्तर भारत का कोई देश ऐसा नहीं था, और दुनिया के 100 से अधिक देशों की उपस्थिति इस आयोजन में हुई और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आगमन हुआ। और सभी लोग इस बात को देखने के लिए मजबूर थे कि पिछले लेखकों ने जो लिखा था कि भेदभाव होता है, वे भौचक थे इस बात को देख करके कि एक ही घाट में हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय के अनुयायी एक ही घाट में स्नान कर रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो लिंग का भेदभाव होता था, महिला और पुरुष में भेद होता है, यहां तो कोई भेद ही नहीं है। सारे लोग वहीं स्नान कर रहे हैं। परिवार के परिवार आ रहे हैं, ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, और नवजात शिशु भी एक साथ एक ही जगह पूरे परिवार के साथ आकर के डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। एक पक्ष सामाजिक पक्ष का था, दूसरा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष का था। भारत के हर क्षेत्र से आए हुए संतों, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा वहां पर आयोजनों का होना, दूसरा पक्ष इसका भी था। तीसरा उसका मानवीय पक्ष भी था। महाकुंभ में जो भी आया कोई भूखा नहीं रहा, जहां गया वहां उसके लिए खाने उपलब्ध, भोजन उपलब्ध था, कोई भेदभाव नहीं था। एक ही पंगत में बैठ, एक ही लंगर में सारे लोग बैठ करके भोजन लेते थे। वे लोग भौचक थे। जो लोग पहले इसके बारे में लिखते थे उनसे हम कहते थे, भाई बताओ ना कहां भेदभाव है, क्या ये भेदभाव है? वे भी कहते थे, नहीं सर, जिसने पिछली बार लिखा गलत लिखा। गंदगी के बारे में हमने कहा, भी इतना बड़ा आयोजन यहां पे हो रहा है, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, आपके पास किसी भी जल को मापने के 3 मापक होंगे, 3 पैमाने होंगे। आप जल के बीओडी लेवल को देख रहे होंगे, आप डीओ लेवल को देखेंगे, जल में अन्य पैमाने को लेकर के भी जो भी आपको कार्य करना है, इन सब को मापेंगे। और मैंने कहा, देखो ये भारत की ताकत है कि आप गंगा जल को और संगम में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, जब भी आप उसको मापेंगे तो वह फीकल कोलिफॉर्म हो, बीओडी हो या डीओ हो, जो भी आपके साइंटिफिक पैमाने होंगे उनमें वह उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहे होंगे। और कोई भी पैमाना कहीं से भी आप सैंपल लेंगे वह रिजल्ट आपको वहां पे प्राप्त होंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जो भी वहां लेता था, अलग अलग टीमें आती थी, अलग अलग तरीके से सैंपल लेती थी, नापती थी, तो ये सारे परिणाम उनको दिखते थे कि वास्तव में ये सब गजब का वो है। यानी ये चीजें थी और यही हुआ है हमारे साथ, भारतीय संस्कृति के साथ यही हुआ। हमने कभी उसको महत्व देने का प्रयास किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और परिणाम क्या था हमारे बारे में? जिसने जो बोल दिया, अगर वो विदेशी लेखा गए तो हमने मान लिया कि वो सब कुछ है। हमारे ऋषि परंपरा ने जो दिया,
हमने उसको नहीं माना। जब ज्योतिबा फुले शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, हमने उसको महत्व नहीं दिया। जब सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा के बारे में बोल रही है, हमने उसको महत्व नहीं दिया। हमने तो ये मान लिया कि मैकाले जो बोलेगा वो ठीक बोलेगा, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा जो बोल रही है, संतों की परंपरा जो बोल रही है, यहाँ की परंपरागत गुरुओं की परंपरा जो बोल रही है, जब वो बोल रही है तो उसको हमने महत्व देने का प्रयास कभी नहीं किया। और परिणाम क्या रहा कि हम हर एक क्षेत्र में पिछड़ते रहे। जब भी हम स्व की अनुभूति करते हैं तो स्व की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है, और वह स्व की अनुभूति ही है ये हमारी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी स्व की अनुभूति देश के कोटि कोटि मानवों के मन में पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था, और उन्हीं के अभियान की परिणति है कि आज देश के अंदर सरकारें अपने स्तर पर उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं, जो कार्यक्रम आज देश के कोटि कोटि नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। कोई सोचता है पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, 10 वर्ष पहले यही भारत था जो पहचान के लिए मोहताज था, अविश्वास का सा वातावरण था, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं रह गया था, नौजवानों के सामने पहचान का संकट होता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान रोजगार के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये 10 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुनिया के सामने उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं एक नए क्रांति के प्रतीक बने हैं। कोई सोच सकता है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए तैयार था और उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। ये वही देश कर सकता है जिसको विश्वास हो कि वैश्विक महामारी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। आत्मविश्वास की पराकाष्ठा बताती है। जब पहले से प्रबंधन है तो सरकार को पूरा विश्वास था। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर हर जरूरतमंद को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले। अकेले भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई अन्य देश नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है। दावे कितने भी कोई करे, नहीं कर सकता। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की स्कीम है ये। 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल जाए। 45 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे थे जिनके पास अपने स्वयं के अकाउंट नहीं थे, पहली बार उनके अकाउंट खुले हैं, बैंक में उनका अपना अकाउंट खुला है, ये पहली बार हुआ है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर आ जाएं, 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बनकर के तैयार हो जाए, उन्हें समर्पित कर दिया जाए, 3 करोड़ गरीबों के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएं,
और यही नहीं, लगभग 3 करोड़ परिवारों के घर में, परिवारों को जहां पे उसका आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आज यह भी संभव हुआ है। याद करिए, पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति को जूझना पड़ता था, गरीब तरसता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान हताश और निराश होकर के प्लान करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन सरकार का तंत्र वही है, चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग भी वही है, केवल नेतृत्व बदला है। नेतृत्व बदलने से कितना परिवर्तन होता है। ये जितनी स्कीम मिली है, क्या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति को फोकस करते हुए मिली? नहीं, ये सब मिली। इसके लिए तो पहले ही स्लोगन दे दिया गया था, सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ, सबका विकास। जो भारत का है, भारत का नागरिक है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए, और जो भी पात्रता की श्रेणी में आएगा उसको इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। सरकार ने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया, और यही तो सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। यही तो उनका सपना था, यही सपना था उन महापुरुषों का, जिन्हें सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके। उनके यही मूल्य थे, यही आदर्श थे। क्योंकि ये राष्ट्र भी अपने आप में एक शरीर है। इस शरीर पर अगर कहीं घाव लगता है तो पूरा शरीर उसका एहसास करता है। अगर समाज में कहीं भी अव्यवस्था होगी, कहीं भी भेदभाव होगा, कहीं भी विपन्नता होगी, तो वह विपन्नता, वह भेदभाव, वह गरीबी उस पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती होगी। वह अपने आप में एक चुनौती होगी, और उस चुनौती का खामियाजा अंततः पूरे समाज को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। बीमारियां होती थी, शौचालय नहीं थे, अनेक सामाजिक बीमारियां थी, तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। मुझे याद है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुझे स्वयं गोरखपुर में सांसद के रूप में 5 बार वहां सेवा करने का अवसर मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। 40 वर्ष में एक अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। सरकार के स्तर पर उठाए जाने वाले कदम उस समय ना काफी दिखाई देते थे, और कितने कदम उठाते, क्योंकि बीमारी के मूल पर कभी प्रहार होने का प्रयास नहीं किया गया, कभी नहीं हुआ। डेंगू से भी मौतें होती थी, मलेरिया से मौतें होती थी, कोई उपाय नहीं थे, क्योंकि एक गरीब के घर में शौचालय नहीं था। यह स्कीम न केवल नारी गरिमा के प्रतीक बने, बल्कि इन तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज से मुक्ति का भी एक माध्यम मिला। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय इतने परिवारों के बीच में हम लोगों ने बनवाए। हर घर नल की स्कीम जब कार्य रूप ले रही है, उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है